हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द कॉमर्स डेस्क। मेरा नाम है युवराज चक्रवर्ती। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग है वह एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट से बिल्कुल ही अलग है, फुल नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन हम लोग बोलते हैं जब कोई भी बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है, बिजनेसेस हमारा पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाता है, उसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। अब इसके दो मोड्स है। सबसे पहला कि पार्टनर्स जो है वो वॉलंटरीली ऐसा डिसाइड करे कि हम लोग को जो है बिजनेस को बंद कर देना है। सेकेंडली कोर्ट का इंटरवेंशन, मतलब कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे दे बिजनेस अपना पार्टनरशिप फर्म को कि तुम लोग बिजनेस जो है वो बंद कर दो। फर्स्ट केस में जब अपना पार्टनर्स जो है वो खुद डिसाइड करके अपना क्या बोलते हैं बिजनेस को बंद करते हैं, उसमें काफ़ी अपना जो रीजंस है वो क्या क्या हो सकते हैं कि जो अपना जितने ही पार्टनर्स है वो लोग मिलके ऐसा डिसाइड करें कि हमको जो है पार्टनरशिप अपना फर्म जो है वो बंद कर देना है। या तो मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टर्म मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर पार्टनरशिप बना था, जैसे कि 2 साल 3 साल, तो वो जब टर्म जो है वो जब एंड हो जाएगा तब पार्टनरशिप फर्म भी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। देन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वेंचर मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो है पार्टनरशिप बना था, मान लीजिए कि अपना कोई ब्रिज बनाना है, उसके लिए जो है 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने पार्टनरशिप किया है, तो जब वो ब्रिज का काम खत्म हो जाएगा तब वो जो पार्टनरशिप फर्म बना था, पार्टनरशिप जो बना था उन दोनों कंपनीज के बीच में, जो फर्म्स के बीच में, वो हो जाएगा एंड। ठीक है, देन पार्टनरशिप एट विल अगर होता है, मतलब जब भी जितना मन चाहे तब तक बिजनेस किया देन बंद कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि एक पार्टनर जिसको ऐसा लग रहा है कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो वो जो है बाकी पार्टनर्स को नोटिस देगा कि ना फर्म डिसॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही करके भी जो है डिसोल्यूशन हो सकता है। अब कोर्ट कौन से केसेस में ऑर्डर दे सकता है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। कोर्ट कब ऑर्डर देगा, जब कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि डिसॉल्व कर देना ही जो है अपना पार्टनरशिप फर्म के लिए अच्छा होगा। सेकेंडली अगर कोई भी पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है उसके रूल्स को अगर ब्रीच करता है तभी भी जो है अपना कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिसोल्यूशन कर देने के लिए। ठीक है, देन अगर कोई अपना पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो जाता है, उसको मेंटल इशू हो जाता है जिसकी वजह से वो बिजनेस तो कर नहीं सकता, तो तभी भी जो है अपना कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। देन अगर जो अपना क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी एक पार्टनर जो है वो डिसेबल हो गया, मान लीजिए उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तभी भी जो है कोर्ट ऑर्डर दे सकता है अपना डिसोल्यूशन कर देने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब भी बिजनेस डिसॉल्व होता है ना, तब हम लोग को क्या करता है कि हमको अपने लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देने पड़ते हैं। तो लाइबिलिटीज पे ऑफ करने का जो है एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर कैसा होता है कि हम लोग सबसे पहले जो है आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करते हैं। देन उसके बाद जो है अगर फर्म ने पार्टनर्स के पास से कोई लोन लेके रखा है तो उसको पेमेंट किया जाता है। देन सेकंड में आता है पार्टनर्स लोन। देन लास्ट में जो है पार्टनर्स को उनका पेमेंट कर दिया जाता है। जो पार्टनर्स के कैपिटल होते हैं वो जो है अपना उनका या तो जितना भी उनका फर्म से अपना पैसा लेना है तो उतना जो है उनको पे ऑफ कर दिया जाता है। तो ये ऑर्डर में जो है हम लोग रीपेमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, देन हम लोग पार्टनर्स का जो लोन है उसका पेमेंट करेंगे, देन हम लोग जो है लास्ट में पार्टनर्स का पेमेंट करते हैं। अब जो आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है ना, उसका भी एक पे करने का ऑर्डर होता है। तो वो ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले हम लोग जो है फर्म का जो प्रॉफिट है उससे जो है हम लोग अपना रीपेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया प्रॉफिट। देन मान लीजिए अगर जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो हम लोग जो है पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं उससे पेमेंट करते हैं। ठीक है, देन अगर कैपिटल भी इनफ नहीं हो रहा है पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटीज का,
तो पार्टनर्स का जो पर्सनल एस्टेट है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है क्या बोलते हैं उससे पैसा लेके हम लोग रीपेमेंट करते हैं, मतलब पार्टनर्स का जो पर्सनल एस्टेट जो है उसको भी अटैच करके जो है हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये जो है ऑर्डर है हमारा कि हम लोग रीपेमेंट जो है वो जब करते हैं तो सबसे पहले पैसा किससे लेते हैं, देन सेकंड में हम लोग किससे पैसा लेते हैं, देन एट द लास्ट जब कुछ भी अपना सफिशिएंट नहीं होता है तब लास्ट में हम लोग रीपेमेंट किससे करते हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्डर। अब हम लोग देखेंगे कि अपना जब भी हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं किसी फर्म का तो तब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। इसमें जो है हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को जो है वो रियलाइज करते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में से जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो एसेट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं डेबिट साइड पे। अब इस पे मैंने ऑल एसेट्स लिखा है डेबिट साइड पे, बट हम लोग को कुछ कुछ एसेट्स को जो है वो एक्सक्लूड कर देना पड़ता है। कौन से एसेट्स, जैसे कि कैश, बैंक, देन अगर कोई अपना क्या बोलते हैं लोन दिया है पार्टनर को तो वो तो अपना, देन उसके बाद और क्या क्या आ सकता है, अपना जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ऐसा कुछ चीज है। और मान लीजिए लॉस है, ठीक है, जो लॉस हम लोग बैलेंस शीट में रहता है ना, तो वैसा कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो सबको जो है हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते, वो हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देन लायबिलिटी साइड, अपना क्या बोलते हैं क्रेडिट साइड पे जो है हम लोग लायबिलिटीज को जो है उनको ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें भी सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते, जो रिजर्व वगैरह है, देन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, देन उनके लोन अकाउंट जो है वो जो है हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। उसके अलावा जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उन सब को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया एंड। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि हम लोग एसेट्स को जो है वो सेल कर देते हैं, लायबिलिटीज को रीपे कर देते हैं। अब एसेट्स जितने भी हम लोग वैल्यू में सेल करते हैं उसका वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बट अगर इन केस उनका जो वैल्यू है वो दिया हुआ नहीं है तो जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि मशीनरी, देन अपना क्या बोलते हैं फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, उनको जो है हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पे जो है हम लोगों ने सेल कर दिया है। ठीक है, एंड अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि उनका जो वैल्यू है वो हो गया है 0, तो इसके लिए उनका जो सेलिंग का वैल्यू है वो हम लोग अपना नहीं शो करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब हम लोग अपना एसेट्स को सेल करते हैं तो उसका एंट्री यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक। यहाँ पे एक चीज हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो उनका जो अकाउंट है वो हो गया है क्लोज। तो अब कहीं पे भी उनका इंडिविजुअल नाम जो है वो यूज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मशीनरी हम लोग अगर सेल कर रहे तो हम लोग मशीनरी या ऐसा कुछ का भी हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कि कहाँ से पैसा आया, ठीक है, बट उसके अलावा जो हम लोग वो अकाउंट मेंशन नहीं करेंगे। एंड मान लीजिए अगर कोई एसेट जो है वो अपना क्या बोलते हैं पार्टनर ही जो है लेकर चला गया है तो वो उसका भी जब एंट्री होगा अपना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, तभी भी जो वो एसेट लेकर गया है उसका नाम नहीं होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग डेबिट करेंगे। अगर कोई अपना पार्टनर जो है वो एसेट को लेके जाता है तो हम लोग एंट्री डालते हैं बाय कैपिटल अकाउंट, मतलब वो जो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसके नाम के साथ उसका कैपिटल अकाउंट का एंट्री हम लोग डाल देते हैं। देन लायबिलिटी का जब हम लोग पेमेंट करते हैं देन उसका अपना जो है एंट्री आता है टू बैंक अकाउंट, बैंक या कैश, ठीक है। देन अगर कोई मान लीजिए लायबिलिटी जो है वो कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर भी जो है रीपे कर सकता है, तो अगर ऐसा सीन है तो उसका आता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब
रियलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है ना कि एक प्रोफेशनल को जो है हायर करना पड़ता है ये पूरा रियलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए, तो उसका भी हम लोगों को फ्री पे जो है अपना करना पड़ता है, तो उसका एंट्री आएगा टू रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये जो है हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो होता है एंड। थर्ड पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमको जो प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है एंड उसको जो है हम लोग को पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब गेनिंग मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा लॉस। तो यहाँ पे जो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। सो ये लेसन में जो है इतना ही था कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अभी अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो अपना वो जो है उसका जो अपना अकाउंटिंग है, जो एंट्रीज होगा वो उसके लोन अकाउंट में होगा, रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब अपना वो रिपे कर देगा फर्म को, एंड अगर फर्म ने कोई पार्टनर से लोन दिया है तो फर्म जो है पार्टनर को पे कर देंगे। अब लास्ट में जो हम लोग बैंक या कैश अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो अपना जितना भी डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों का बैलेंस अगर मैच हो जाता है तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है आंसर है वो राइट है, और अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर हमारा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं पे गलत हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करके जो है हम लोग पूरे जो कॉन्सेप्ट है इस लेसन के वो हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के स्क्रीन के सामने होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे एसेट्स को उनके बुक वैल्यू पे। डेटर्स है हमारे पास 22,000 का, स्टॉक है हमारे पास 12,000 का, प्लांट एंड मशीन है हमारे पास 30,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 45,000 का, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 35,000 का। $35,000, ठीक है। अब हम लोग लाइबिलिटीज को जो है ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज हमको दिया हुआ है डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 2,000 अपना प्रोविजन है। देन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ हमको दिया हुआ है 8,000। देन सन्ड्री डेटर्स, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमको दिया हुआ है 10,000 का। देन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, $4,000 का। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है और सारे एसेट्स को जो है ट्रांसफर कर दिया है। अब हमको दिए अपना देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। Plant and machinery costing 20,000 was taken by Erica at 16,000 and the remaining machines realized 9,000. ओके, तो हम लोगों ने जो है 20,000 का मशीनरी था उसमें से 16,000 वाला पार्ट जो है वो एरिका को दे दिया है और बाकी जो पार्ट बचा था 4,000 का उसको हमने 9,000 में जो है सेल कर दिया है। तो एंट्री होगा बाय एरिकास कैपिटल अकाउंट,
बाई एरिकास कैपिटल अकाउंट, कितने का अपना 16,000 का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाद में एंट्री करेंगे। देन बाई एसेट्स, जो है हमने जितने भी एसेट सेल किया वो हम लोग देखते हैं। तो मशीनरी आ जाएगा सबसे पहले, वो हमने बेचा है 9,000 में। ठीक है, देन अपना लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 42,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने बेचा 42,000 में। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय अदिति एट 28,000। सो बाय अदिति's कैपिटल अकाउंट 28,000। ठीक है, देन हम लोगों ने अपना डेटर्स को जो है अपना इंक्लूडेड बैड डेट ऑफ 1,000 एंड द अमाउंट वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द गुड डेटर्स सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डेटर्स हमारे पास कितने थे पहले, 22,000 के हमारे पास डेटर्स थे, जिसमें से 1,000 जो है हो गया हमारा बैड डेट, उसका 10 जन बाकी के जो हमारे 21,000 के बचे उन लोगों को जो है 10% के डिस्काउंट पे जो है उन्होंने रीपे कर दिया। तो 10% का डिस्काउंट अगर हम लोग करें तो उसका वैल्यू आएगा कितना आएगा 18,900। तो बाई बैंक करेंगे, डेटर्स का कितना है 18,900। एंड यहाँ पे बैड डेट जो है वो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बैड डेट यहाँ पे हम लोगों को शो करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। बैड डेट हमको यहाँ पे दिखाना नहीं, हमको जितना अमाउंट मिला है सिर्फ हम लोग उसको ही नोट करेंगे बस। देन और कुछ हमने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, एरिका वाज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक एज अ रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो एरिका को जो है हम लोग जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसको पूरा का पूरा जो स्टॉक है एज रेम्यूनरेशन जो है हम लोग पे कर दे रहे हैं। अब जो रेम्यूनरेशन हम लोग उसको पे कर रहे हैं वो किसके लिए पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन के लिए। तो वो अपना कैसा वापस एंट्री क्या हो जा रहा है कि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, क्योंकि हम लोग एसेट के बदले लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इसका कोई एंट्री जो है पास नहीं करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे जो है हमारा रियलाइजेशन का अपना जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उतना खत्म हो जाता है। अभी हम लोग को ये देखना है कि कुछ एसेट या लाइबिलिटी रह तो नहीं गया ना। तो यहाँ पे ईपीएफ जो है वो हम लोग एज इट इज से यहाँ पे अपना पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ईपीएफ का कितना वैल्यू है 2,000, नहीं सॉरी 8,000। देन और कोई वैल्यू है क्या अपने पास, क्रेडिटर का हमको कुछ देके रखा है, क्रेडिटर का हाँ क्रेडिटर का भी हमको दे के रखा है यहाँ पे। अ क्रेडिटर फॉर 2,000 वाज अनट्रेसेबल एंड द अदर क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड पेमेंट्स अलाउइंग 10% डिस्काउंट। तो हमारे क्रेडिटर्स पहले कितने के थे 10,000 के थे, उसमें से अपना 2,000 का जो है वो लोग हमको मिले ही नहीं, तो हम लोग उनको उन तक पहुँच नहीं पाए। तो हमारे पास बचे कितने क्रेडिटर्स 8,000 के। 8,000 के में से 10% का ही हमने पेमेंट किया है। ठीक है, तो उसका मतलब कितना हुआ 7,200। तो यहाँ पे टू बैंक 7,200। अब हम लोग को निकाल लेना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, कैलकुलेटर ले लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ में अपना ये सॉल्व करते रहिए।
यहाँ पे जो है हमारा लॉस आ रहा है 21,300 का। हाँ 21,300, यहाँ पे हमको लॉस आ रहा है 21,300 का। सो बाय लॉस 21,300। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 का रेशियो है ना। तो 5 × 21,300/10, तो एरिका का हो गया 1050। एक सेकेंड, 21,300 है ना। सॉरी 10650, 10,650 हो गया एरिका का लॉस शेयर। देन क्या 3 है ना। हाँ तो 21,300 × 3/10, तो यहाँ पे 6,390। ये किसका शेयर है? अदिति का, 6,390। देन अपना है 2 × 21,300, तो ये हो गया 4,260। तरीनी का शेयर है 4,260। हम लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट जो है, अब हम लोग वो बनाएंगे। तो एरिका का बैलेंस है 60,000, अदिति का है 40,000 है ना। हाँ, और तरीनी का है 30,000। ठीक है, अब लॉस जो है वो हम लोग शेयर कर देंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन लॉस कितना कितना है? 10,650, देन 6,390, देन है 4,260। देन हम लोगों को बैलेंस शीट में क्या क्या दे के रखा है? कोई हाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो दे के रखा है अपना। कितना है? 3,000। तो 3,000 तो कितना होगा? 5,000, 3,000 और 2,000। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, अब और क्या दे के रखा है? करेंट अकाउंट दे के रखा है तरीनी का, तो ये भी हमको जो है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। तो ये आएगा 2 तरीनीज करेंट अकाउंट। कितना है? 3,000 नहीं 5,000। तो तरीनी ये इसका आ गया 5,000। देन करंट अकाउंट दे के रखा है अपना ये एरिका का और अदिति का एसेट साइड पे 8,000 और 10,000। तो यहाँ पे बाई करंट अकाउंट 8,000, 10,000। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है हम लोगों को? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाकी सब जो है वो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ अब जो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में जो पार्टनर को इन्वेस्टमेंट और मशीनरी दिया था उसका अकाउंट हम लोग अपना क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखेंगे, एंट्री डालेंगे। हमने किसको दिया था? एरिका को हमने मशीनरी दिया था 16,000 में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एरिका को 16,000। ठीक है, देन दूसरा हमने किसको दिया था? अदिति को दिया था इन्वेस्टमेंट 28,000। तो टू रियलाइजेशन अदिति को कितना दिया था? 28,000 का। तो
तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो भी जो है हमारा प्रिपेयर हो गया है। तो अब हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे कि अपना कितना टोटल हम लोग को पे करना है सबको। तो यहाँ पे एरिका का कितना आ जा रहा है 18,000 माइनस 10,650 माइनस 5,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है वो हमारा दिया हुआ है 3,000। तो उसमें से अब हम लोग डिवाइड करेंगे 5:3:2 के रेशो में, तो हो जाएगा 1,500, 900 और 600। पहले हम लोगों ने गलत लिखा था। तो अब हम लोग ये टोटल करेंगे सबका। तो सब अपना एरिका का कितना आएगा, एरिका का आएगा 39,850। देन अदिति का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसका आएगा 14,710। बाकी तरीनी का आएगा 30,000 माइनस 42,4,260 माइनस 600 माइनस 5,000। 20140 तो इतना जो है हम लोग को पे करना है सबको। तब हम लोग जो है बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट में पहले जो है हम लोग को बैलेंस कितना लेके रखा है 20,000। तो टू बैलेंस 20,000। अब इन लोग को पे कितना कितना करना है, तो बाई कैपिटल अकाउंट, बाई कैपिटल 39,850, then 14,710, then 20140। एंड रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक का हम लोगों ने क्या क्या डाला था 8,000 और 7,200। टू बाई रियलाइजेशन 8,000 और 7,200। देन अपना पे हम लोगों ने हम लोगों को मिला क्या क्या था बाई बैंक, हाँ मशीनरी मिला था 9,000 का, उसका पैसा मतलब वो मिला था 9,000 का। द लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने रियलाइज़ किया था 42,000 में। एंड और क्या था, हाँ देन और एक इन्वेस्टमेंट ये है 18,900 का। ठीक है, अब हम लोगों को जो है दोनों साइड मैच करना है। तो देखते हैं मैच होता है कि नहीं। 39,815 प्लस 14710 प्लस 20140 प्लस 8,000 प्लस 7,200 माइनस 20,000 माइनस 9,000 माइनस 42,000 माइनस 18,900। तो हमारा जो अपना बैंक अकाउंट में जो डेबिट और क्रेडिट साइड जो है दोनों वो हो गया है बैलेंस। कितना है टोटल हमारा 89,900 बैलेंस है दोनों साइड। सो आई होप आप लोगों को जो है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये लेसन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो भी आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलूंगा एक दूसरे वीडियो में एक नए लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।